चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 10। यहाँ पर डाल लीजिए इस क्वेश्चन से पहले लेक्चर नंबर 10। देखिएगा क्वेश्चन है आपके सामने, द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू वेक्टर इज आर वेक्टर। पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है बताइए? आर वेक्टर है। एंड इफ क्यू वेक्टर इज डबल्ड, क्यू वेक्टर को डबल्ड कर देना, क्यू वेक्टर को क्या करना? डबल। तो क्यू को 2q कर दिए हम लोग। देन द न्यू रिजल्टेंट वेक्टर इज आर डैश। तो नया रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? आर डैश है, मतलब पी सेम रहा होगा। ठीक है, हो गया। अब ध्यान से देखिए, देन द न्यू रिजल्टेंट वेक्टर मतलब आर डैश जो है बिकम्स परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर। आर डैश जो है पी वेक्टर का परपेंडिकुलर है, ये भी हम लिख दिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्वेश्चन क्या आप लोग समझे? जो जो क्वेश्चन में दे रखा है हम यहां लिख दिए, ठीक है ना। उससे पहले हम आपको पीछे वाला एक रिवीजन करा देते हैं, ये वाला नोट पॉइंट। पिछले क्लास में एक नोट पॉइंट बताए थे, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका ये क्या है? हाइपोटेनस है, ठीक है। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट हम ले लेंगे, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ले लेंगे। इसका मतलब क्या होगा बताइए? अगर मान लेते हैं ये ए है तो ये भी ए है। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस का मिड पॉइंट मान लेते हैं इतना ए है तो ये भी ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि मिड पॉइंट है। तो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द 3 वर्टिसेस। तो अब क्या होगा बताइए? हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है ना, वो इक्विडिस्टेंट होता है तीनों वर्टेक्स से। तो इस वर्टेक्स का ए साइड है, ए डिस्टेंस है, तो इसका भी ए होगा, तो इसका भी ए ही होगा। समझ गए ना? ये आप थ्योरम पढ़े होइएगा पिछले क्लास में, 9th या 10th में ये थ्योरम है, आई थिंक 9 में है। चलिए देखिएगा, तो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द 3 वर्टिसेस। बस याद रखना है, अगर हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है तो तीनों वर्टेक्स से उसका डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। ए ये है, अगर ए तो ये भी है, तो ये भी है। क्या आप लोग ये समझे? अब ये बताए क्या क्वेश्चन? हाँ जी वाला को समझ गए? बताया क्या? हेलो हेलो, समझ आया? बताना शुरू करें? चलिए देखिएगा ध्यान से, अब समझने का कोशिश कीजिए। बहुत आसान है, समझ गया ना? अगर आप ट्राई करते तो जरूर बनता। देखिए, P और Q का रिजल्टेंट क्या है बताइए? ध्यान से सुनिए, P और Q का रिजल्टेंट क्या है? आर वेक्टर। मान लेते हैं कि P वेक्टर ये है, ये क्या है बताइए? P वेक्टर, ठीक है, समझ गया ना? ये P वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज और देख लीजिएगा, देन द न्यू रिजल्टेंट आर डैश, नया जो रिजल्टेंट आर डैश है वो बिकम्स परपेंडिकुलर टू P वेक्टर। ये जो P वेक्टर है ना, उसका जो नया वाला जो रिजल्टेंट है ना आर डैश, वो परपेंडिकुलर है। तो पहले आप ये परपेंडिकुलर बना लीजिए ताकि दिक्कत ना हो बनाने में, नहीं तो फिगर टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। उससे कोई दिक्कत भी नहीं होगा अगर बन भी जाएगा तो, लेकिन हम ऐसे पहले बना लिए। क्या दिया है बताइए? आर डैश बिकम्स परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर, आर डैश परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर यहां दिया हुआ है, हम लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया है समझिए। पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर आर वेक्टर। क्या है बताइए? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर आर वेक्टर। एक और चीज दे रखा है, पी प्लस 2q बराबर आर डैश वेक्टर। तो ये पी है, और अगर मान लीजिए ए है, अगर इतना डिस्टेंस 2q है, ठीक है, कितना है बताइए? 2q। ये है 2q वेक्टर, ठीक है ना, ये पूरा समझ गए। ये हो गया आपका इतना p वेक्टर, ये है r वेक्टर, समझ गए। और a है, ये कितना है बताइए? 2q वेक्टर। यही तो दिया है, देखिए p वेक्टर 2q, p वेक्टर प्लस 2q वेक्टर, p वेक्टर 2q वेक्टर सेम ऑर्डर में है क्या? और रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में होता है, रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में होता है, तो ये r डैश है अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है, लिख दिए हम लोग। तो P प्लस 2q बराबर आर डैश, P प्लस 2q बराबर आर डैश, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बालक आपका पिछला क्लास छूटा था, वो क्लास आप किए थे क्या? जी सर कर लिया है। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? अरे नहीं बोल रहा है। चलिए तब ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, एक और चीज दिया है, एक और चीज दिया है, P प्लस क्यू वेक्टर, P प्लस क्यू वेक्टर। अच्छा ये 2q है पूरा,
तो ये आधा क्या होगा बताइए, इतना आधा क्या होगा बताइए, क्या क्यू वेक्टर होगा आधा, इतना होगा, होगा ना, क्यू वेक्टर इतना होगा, ठीक है ना। ये 2q है तो आधा क्या होगा, क्यू वेक्टर। तो समझिए p प्लस क्यू वेक्टर किसके बराबर है बताइए, r वेक्टर के बराबर। तो ध्यान से देखिए, p वेक्टर क्यू वेक्टर सेम ऑर्डर में, p वेक्टर क्यू वेक्टर सेम ऑर्डर में, और रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में, ये वाला, ठीक है, रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये क्या है, मिड पॉइंट है हाइपोटेनस का। चलिए अब आंसर बताइए क्या आएगा रिजल्टेंट का वैल्यू, बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या आएगा बताइए, पहले इसको कॉपी कीजिए फिर बताइए। इतना, ये देखिए ये मिड पॉइंट है तो तीनों वर्टेक्स से उसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। अगर ये क्यू है तो ये भी क्यू होगा, तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, क्यू ही होगा, समझ गया ना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 2 नंबर। क्या आप लोग को कुछ समझ उमझ आया कि नहीं, हो गया। क्या ये समझ आया आप लोग को, बालक ये समझ आया, सर आ गया। आ गया ना, चलिए कॉपी हो गया, ठीक है। माही समझ आया है क्वेश्चन, अच्छा आप लोग से ये बना नहीं था कि बनेवे नहीं किए थे, पढ़वे नहीं किए, कॉपी नहीं खोले पिछले क्लास के बाद, ठीक है ना, पढ़िएगा जरूर, समझ गए तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, तो समझ गए ना, तो क्या था बताइए, ध्यान से देखिए, P और Q का रिजल्टेंट क्या है, R वेक्टर, समझ गए, दिख रहा, और P प्लस 2Q का रिजल्टेंट R डैश, तो P और 2Q का रिजल्टेंट R डैश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और R डैश परपेंडिकुलर है P का, बना दिए, ठीक है ना। तो एक बार में फिगर सही बन गया। अगर आप एक लाइन से बनाते चलते तो हो सकता था कि गलती हो जाए फिगर, फिर दोबारा सही बनाना पड़ता। चलिए डन, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ट्रायंगल लॉ खत्म हुआ। चलिए अब इसको पहले कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, हो गया ना। अब आ जाइए सब लोग, पहले एक बार ट्रायंगल लॉ का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, तब पैरेललोग्राम लॉ पे चलेंगे। थोड़ा सा आप याद करते चलिएगा। हम पहले आपको बताए थे डेरिवेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, सेम यही है पैरेललोग्राम लॉ भी, समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में क्या है बताइए, थीटा एंगल है, राइट। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, दोनों के बीच में थीटा एंगल है, ठीक है। ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, दोनों के बीच में कितना एंगल था, थीटा। अच्छा एक काम कर सकते हैं, वेक्टर को क्या हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, कर दिए, यहाँ शिफ्ट कर दिए, तो थीटा एंगल ये हो गया, समझ गया ना, थीटा एंगल अब ये हो गया, राइट, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम, ए वेक्टर बी वेक्टर ये हो गया थीटा एंगल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बताए थे कि ये जो ट्रायंगल है आपका क्यू आर एस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कॉस थीटा क्या होता था बताइए, कॉस थीटा इस ट्रायंगल में क्या होगा बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कीजिएगा तो बेस क्या है बताइए, आर एस, हाइपोटेनस क्या है बताइए, बी। समझ गए? तो क्या आ जाएगा, आर एस क्या आ जाएगा बताइए, आर एस क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बी कॉस थीटा। वैसे ही क्यूएस क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा। तो दो चीज याद रखिएगा, ये क्या होगा, थीटा के बगल वाला कॉस थीटा, सामने वाला साइन थीटा, ये याद रखिएगा। समझ गए? थीटा के बगल में क्या है बताइए, मान लीजिए कि रिजल्टेंट बी है तो उसके बगल में बी कॉस थीटा और उसके सामने में बी साइन थीटा। ये आपको याद रखना है क्योंकि बार बार यूज में आएगा वो चीज, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इसका रिजल्टेंट निकाले। रिजल्टेंट क्या निकल के आया बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सेम यही है पैरेललोग्राम लॉ, पूरा फॉर्मूला सेम, सब चीज सेम, ठीक है ना। चलिए एक बार जल्दी से इसको रीडिंग लगाइए, तो इसको जल्दी से बस 2 मिनट के अंदर पढ़िए। लेक्चर नंबर 7 में चले जाइए, ठीक है, वहां पे दिख जाएगा। जल्दी से पढ़िए बालक, जल्दी से, तब हम बताते हैं पैरेललोग्राम लॉ। हो गया क्या? यस सर। चलिए समझ गए ना, सिंपल है। ट्रायंगल लॉ समझ गए ना। तीन चीज बस याद रखना है ट्रायंगल लॉ में। क्या क्या याद रखना है बताइए। सबसे पहला ये वाला, ये क्या है बोलो, बी कॉस थीटा, थीटा के बगल में बी कॉस थीटा, सामने में बी साइन थीटा, राइट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है बताइए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, आपको याद रखना है। यही है पैरेललोग्राम लॉ भी, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट तो आप सीख गया निकालना, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम आपको पिछले क्लास में एक और चीज बताए थे कि ए वेक्टर एंगल निकालना सिखा दिए थे, ठीक है ना। ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे वो सिखा दिए थे। तो tan अल्फा हम आपको निकालना सिखा दिए थे। रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल निकालना सिखाए थे, समझ गए। मतलब ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल, ये अल्फा निकालना सिखाए थे। कैसे निकलेगा, tan अल्फा बराबर 20 साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। याद रखिएगा फॉर्मूला। अगला है रिजल्टेंट वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। रिजल्टेंट वेक्टर ये है और बी वेक्टर तो कहां हम भेज दिए थे, आगे बढ़ा दिए थे, तो इसको पीछे खींच के लाइए, समझ गए। तो ये है रिजल्टेंट वेक्टर और बी वेक्टर पीछे खींच के लाए, समझ गए। तो रिजल्टेंट और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल बन रहा है उसको हम बीटा बोले। tan बीटा कैसे निकालिएगा, ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है ना। यहां तक में आई थिंक कोई दिक्कत तो होगा नहीं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए समझते हैं, ठीक है ना। लिखिएगा, हेडिंग डालिए सब लोग, अगला टॉपिक अब पढ़ते हैं। हेडिंग डालिए, पैरेललोग्राम। माही समझ में आ रहा है आपको? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आ रहा है ना, चलिए ठीक है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट इसका लिख लेते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, ठीक है। सेम वही है, समझ गया ना, बस 19-20 का अंतर है। चलिए देखिएगा स्टेटमेंट, if two vectors represented by two adjacent sides of a parallelogram ठीक है, if two vectors represented by two adjacent side of a parallelogram starting from the same point, then
their resultant is represented by the diagonal of the parallelogram starting from that same point। ठीक है, चलिए लिखिए। ये किसका स्टेटमेंट है बताइए? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। ठीक है ना, घर पर सब लोग पढ़िएगा जरूर। ठीक है ना, बारिश हो रहा है क्या? हो नहीं रहा है लेकिन होने वाला है। ये वेदर प्रेडिक्शन पूरा नकली रहता है ना, उसमें आज का धूप निकलता हुआ दिखा रहा था, अभी पूरा लगा हुआ है बारिश होने वाला है। कल बालक गए थे आप कोचिंग कि नहीं? नहीं गए होइएगा। नहीं गए थे सर, लेकिन छुट्टी था कभी कोचिंग में, वहाँ गए तब पता चला। अच्छा एक मिनट ना, अगर बारिश उरिश रहेगा ना तो आप लोग फालतू का नहीं जाइएगा, अगर ठंडा में बारिश होगा तो। नहीं तो एक दिन कोचिंग आपका छूटेगा ऐसे, और नहीं तो बीमार पड़ जाइएगा ना तो कई दिन छूट जाएगा, 4-5 दिन से ऊपर छूट जाएगा। तो इसलिए इस चीज का ध्यान दीजिएगा। नहीं सर, हम बरसाती लेके गए थे इसलिए। कहियो तो भीगिए जाता है दिन। बरसाती काम नहीं करता है। सर मेन माथा में भीगना चाहिए, बाकी तो देर चल जाएगा। एक आदमी को देखे थे माथा में पॉलीथीन पहन के, तो अब गाड़ी चला रहा था, पूरे मुंह में पहन लेता पॉलीथीन। बात पता है, जनरली बरसात में तबीयत खराब होने के पीछे रहता है इन्फेक्शन, वो नाक से इंटर करता है या मुंह से, तो इसीलिए फेस पूरा अगर आपका ढका रहेगा ना तो आप बच सकते हैं। अगर मास्क लगाए रहेंगे तो बच सकते हैं। मास्क जरूर यूज कीजिएगा सब लोग। ठीक है, हाँ मास्क पहन के ही हम जाते हैं कुछ। तब ठीक है। चलिए अगला है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है ना, देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1, नाक या मुंह से इंटर करता है। चलिए समझिएगा, सबसे पहले हम जो बोल रहे हैं एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। ये है आपका ए वेक्टर, ठीक है, और ये है आपका बी वेक्टर। ध्यान से सुनिएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर। माइक ऑफ कीजिए बात। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा ए वेक्टर है बी वेक्टर है, ठीक है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर है। तो अब हम लोग क्या लगाते हैं? पैरेललोग्राम लॉ। ध्यान से देखो सब लोग, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ठीक है। अब समझिएगा, ध्यान से सुनिए ये लॉ। इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, दो वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करना है बताइए? एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, और दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए। ध्यान से देखिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम पॉइंट इससे स्टार्ट हो रहा है। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। देन उसका रिजल्टेंट क्या होगा? डायगोनल होगा। मतलब क्या है समझिए इधर। पहले तो पैरेललोग्राम हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका बी वेक्टर, ये हो गया आपका ए वेक्टर, राइट। पैरेललोग्राम नहीं दिख रहा है क्या? थोड़ा अच्छे से लिख दे, अब दिखने लगा। व्हाइटनर कहाँ गया मेरा?
रुक जाइए, ये लाइन नहीं बनाइएगा, ठीक है ना, ये लाइन कट कर दीजिएगा, अच्छे से थोड़ा सीधा से पैरेललोग्राम बनाइएगा, सीधा से मतलब टेढ़ा से पता नहीं लगता व्हाइटनर छूट टूट गया। चले तब तक कॉपी कीजिए। एक सेकंड वेट कीजिएगा, थोड़ा हम व्हाइटनर एक में खोजते हैं, बस मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। चलिए मिल गया। चलिए देखिएगा ध्यान से, कॉपी कर लिए, फोटो बना, समझ गया ना, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब पढ़िए स्टेटमेंट। चलिए देखिएगा, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है, दो एडजेसेंट पॉइंट, दोनों एडजेसेंट साइड सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है आपको स्टार्ट होता हुआ, और ये पैरेललोग्राम भी हम बना दिए। बी ये है बी वेक्टर, तो ये भी बी वेक्टर होगा, पैरेलल तो शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर को हम लोग, ए वेक्टर ये है तो ए वेक्टर ऊपर वाला भी होगा। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, देन इसका रिजल्टेंट क्या होगा बताइए, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, डायगोनल होगा, ये है रिजल्टेंट, राइट, ये है रिजल्टेंट। Then their resultant is represented by the diagonal of parallelogram starting from that same point, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है वहीं से रिजल्टेंट भी स्टार्ट होगा, मतलब इसका एरो क्या होगा, ये वाला होगा, राइट। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ बता, ये वाला, समझ गया ना। अच्छा कुछ याद आया, यही तो था ट्रायंगल लॉ। ध्यान से देखिए, इसको हम गायब कर दिए, इसको हम गायब कर दिए, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सेम ऑर्डर में, तो रिजल्टेंट ये अपोजिट ऑर्डर में, यही तो था ट्रायंगल लॉ। चलिए इसको कॉपी कीजिए फिर बताते हैं। क्या आप लोग को थोड़ा सा समझ आया होगा। चलिए आ गया ना, सही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट, तो ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो इसका रिजल्टेंट ये होगा, राइट, ठीक है ना। यही तो ट्रायंगल लॉ भी था, ध्यान से देखिए, अब पीछे से रिलेट करते हैं हम लोग। ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, रिजल्टेंट आर वेक्टर, यही तो था। तो ए वेक्टर बी वेक्टर रिजल्टेंट आर वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर रिजल्टेंट आर वेक्टर, ठीक है, सही है। अच्छा एक बात बताइए, अल्फा किसके किसके बीच का एंगल था, पहले तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल होगा, ठीक है, थीटा एंगल होगा ए और बी के बीच में, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बताइए, रिजल्टेंट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, लिखने का जरूरत नहीं है, पीछे आप लिख चुके हैं। तो रिजल्टेंट क्या आएगा बोलो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, खत्म। अच्छा एक बात बताइए, रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में क्या एंगल बनता है बोलो, अल्फा, याद आया। ध्यान से देखिए, रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में कौन सा एंगल बनता है बोलो, अल्फा, ठीक है, ठीक है ना। और अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या था, tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपन a प्लस बी cos थीटा। और रिजल्टेंट वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कौन सा एंगल बनता है बोलो, बीटा बनता है, राइट।
क्या बनता है एंगल बताइए, बीटा। तो आप देखिएगा इधर, यहां देखिए, रिजल्टेंट वेक्टर और बी वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, बोलो, बीटा। वही तो है, रिजल्टेंट वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में बीटा एंगल बन रहा है। मतलब ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, दोनों सेम है। और इसका भी फॉर्मूला क्या होगा tan बीटा का, a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा, बस खत्म। समझ गया, tan बीटा है तो आगे क्या लिखेंगे, a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। समझ गया ना। तो अब आपको समझ में आया। अच्छा, यहां से एक चीज हम लोग को पता लग गया कि ये जो अल्फा है और बीटा है, ये अल्फा है और बीटा है, दोनों का सम क्या है, थीटा के बराबर। ये आपको काम देगा। मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं कि थीटा है कुछ भी, थीटा कुछ भी मान लीजिए थीटा 60 डिग्री है, अल्फा दे दिया 30 डिग्री, तो बीटा क्या होगा, वो भी 30 होगा। मान लेते हैं कि थीटा दे दिया 90 डिग्री, अल्फा मान लीजिए 30 है, तो बीटा क्या होगा, 90 माइनस 30, 60 डिग्री। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं थोड़ा बहुत। फिर से एक बार क्वेश्चन करा देते हैं, देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 पैरेललोग्राम लॉ का। सिंपल है, मान लेते हैं कि ये है आपका ए वेक्टर, ठीक है, और ये है आपका बी वेक्टर। बना के देखिए तो बन पा रहा है कि नहीं। रिजल्टेंट इसका बनाइए तो, रिजल्टेंट ड्रॉ कीजिए। पहले इसको कॉपी कीजिए, अच्छे से कॉपी कीजिएगा, गलती फलती कुछ भी उतार नहीं लीजिएगा, समझ गए। समझ रहे हैं ना, अच्छे से कॉपी करना है। क्या लिख रहे हैं आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लिख लिए पता ही नहीं है क्या लिख लिए। हो गया क्या? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बताते हैं नेक्स्ट। बताना शुरू करें। बालक ये बना लिए कि नहीं? ये सब बना लिया, आप बताइए, माही बोलो, बना। सेकेंड नंबर माइक ऑन कीजिए, ठीक है, बोलिए। माही आप माइक ऑन कीजिए। चलिए देखिए इधर, ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर। हम क्या सिखाए थे, बोलो। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होना चाहिए। ए वेक्टर बी वेक्टर सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ। अब क्या करो, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, थोड़ा हम कॉपी घुमा दिए ताकि गलती ना हो, ठीक है। लाइन आप कट कट करके भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गया ना। तो ये हो गया, बी है तो सामने में बी वेक्टर, ये ए है तो ऊपर भी ए वेक्टर, राइट। समझ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, बोलो, नहीं है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक है। अब देखिएगा आप ध्यान से, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा पैरेललोग्राम लॉ से। पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिए, और इसका जो डायगोनल होगा, ए और बी वेक्टर का जो डायगोनल होगा, और वो डायगोनल सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होना चाहिए, वही होगा रिजल्टेंट वेक्टर। समझ गए। पढ़ लीजिए एक बार स्टेटमेंट। इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, देखिए दोनों सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम दैट सेम पॉइंट। तो रिजल्टेंट क्या होगा, डायगोनल होगा, जो सेम पॉइंट से निकल रहा होगा। समझ गया ना।
अच्छा एक चीज आप नोटिस किए हैं क्या, जैसे देखिएगा इधर एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है और ये है आपका बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा बताइए, रिजल्टेंट इसका कहीं बीच में आएगा। तो रिजल्टेंट कहाँ आता है बताइए, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ आता है बताइए, बीच में। तो रिजल्टेंट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का बीच में आएगा, ठीक है ना। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ आएगा बताइए, ए और बी वेक्टर के बीच में आएगा। तो रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर लाइज बिटवीन देम। तो रिजल्टेंट ए एंड बी वेक्टर का बीच में आएगा, देखिए बीच में। ऐसा नहीं है कि आप नीचे खींच दीजिएगा रिजल्टेंट, नहीं, गलत हो जाएगा, समझ गया। मान लेते हैं ऐसा रहा, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा बोलो, इसका रिजल्टेंट कहीं ये आएगा, समझ गया ना, बीच में, ठीक है ना। ये नहीं कि आप कहीं भी कुछ भी खींच दीजिएगा, तब गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रुक जाए, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं। एक काम कीजिए ना, आप लिख लीजिए सम इंपॉर्टेंट केसेस, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं कराते हैं। सम इंपॉर्टेंट केसेस, ठीक है। सबसे पहला देखिएगा केस, अगर मान लेते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, राइट, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है और ये है आपका बी वेक्टर, दोनों क्या है बताइए, पैरेलल है, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। अच्छा दोनों के बीच का एंगल क्या होगा बोलो, ऑब्वियसली जीरो होगा। मान लीजिए बी वेक्टर को इस पे फिट कीजिएगा तो एंगल क्या, जीरो। थीटा कितना होगा बोलो इस कंडीशन में, थीटा बराबर होगा 0 डिग्री इस कंडीशन में। चलिए रिजल्टेंट निकाल के देखिए, तो थीटा कितना है बोलो, 0 डिग्री। अच्छा आप लोग को कुछ याद है क्या, cos 0 डिग्री क्या होता है बोलो, cos 0 डिग्री याद है, 1, cos 0 डिग्री 1, और cos थीटा का 1 जो होता है मैक्सिमम वैल्यू होता है, 1 क्या है बताइए, मैक्सिमम वैल्यू, याद आया। देखिए इधर, देखिए इधर cos थीटा का वैल्यू या तो 1 है, cos 0 1 है मैक्सिमम वैल्यू, और उसके बाद वैल्यू कमता जाएगा, √3/2 कमा, और कमता गया कमता गया कमता गया, समझ पा रहे हैं ना, 0 तक पहुंच गया। तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है बताइए, 1 है। अच्छा आप लोग को क्या रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है क्या, √a² + b² + 2ab cos थीटा, रूट अंडर में, ठीक है ना। तो ये याद होगा आपको। तो आपसे बोला जाएगा कि रिजल्टेंट बताओ, ठीक है, इस कंडीशन में थीटा 0 डिग्री करके रिजल्टेंट बताओ, जब थीटा 0 रहे तब। अच्छा थीटा 0 रहेगा मतलब क्या है बोलो, cos थीटा 0 मतलब मैक्सिमम वैल्यू आएगा, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम क्या आएगा बोलो, जब थीटा 0 रहेगा तब आएगा। तो √a² + b² + 2ab cos 0 डिग्री, ठीक है ना, cos 0 डिग्री। कुछ याद आया, cos 0 क्या होता है अभी बताए थे, 1, ठीक है। तो देखिएगा इधर a² + b² + 2ab, अच्छा cos 0 1 लिखने का तो जरूरत नहीं था, फिर भी लिख दिए, चलिए देखिए। तो r मैक्स क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर आ गया, मतलब a + b का होल स्क्वायर आ गया, रूट अंडर में भी है। तो r मैक्स क्या आ जाएगा बोलो, ये स्क्वायर और रूट खत्म हो गया, तो क्या आ गया, a + b। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम क्या आएगा बोलो, a + b। मतलब अगर दो वेक्टर है, मान लीजिए 5 न्यूटन है 2 न्यूटन है, तो दोनों को क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिए, बस हो गया,
समझ गया। 5 + 2 7 न्यूटन, मैक्सिमम वही आएगा और कुछ नहीं। चलिए कॉपी कर लीजिए यहाँ तक।